जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग फिजिक्स में अनसॉल्व कर रहे हैं 2022 का सेट पहला पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट आज 2 करेंगे। पार्ट 1 में आपको बता दें कि पार्ट 1 में हम लोगों ने खंड 7 तक कंप्लीटली कर लिया था। आज जो है हम लोग पार्ट 2 में खंड 10 करने वाले हैं और पूरा कोशिश करेंगे कि दोस्तों कि इसी वीडियो में कंप्लीटली हम लोग 2 ही पार्ट में खत्म कर दें, ठीक है। और इसके बाद सोचेंगे कि वन शॉट वीडियो चला दी जाए। वन शॉट वीडियो में मतलब एक वीडियो में ही पूरा खत्म कर दिया जाए। बहुत से बच्चों कमेंट आते हैं कि सर वन शॉट वीडियो लीजिए, क्योंकि हम लोग फिर पार्ट ढूंढने में दिक्कतें आती है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग खंड 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से, बोर्ड एग्जाम के पास बहुत नज़दीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से मार्क्स लाइए, ठीक है। देखिए अनसॉल्व पढ़ना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। तभी हम लोगों को पैटर्न का पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए हमें अनसॉल्व सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो अनसॉल्व लेकर बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हम स्क्रीन पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो अनसॉल्व लेकर बैठिए और अनसॉल्व से ही सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन मिलाते जाइए, ठीक है। और कोई भी सेट हो आप लोगों को, आपके पास अगर राजीव है, अवतार है, आर्यंत है, आर्यंत अवतार तो एक ही चीज़ में है, चाहे HM है, चाहे यक्स है, चाहे आपका चित्रा है, कोई भी अनसॉल्व हो आपका, हम तो अग्रवाल सबको अध्ययन करवा रहे हैं। आपको सेट 1 नहीं देखोगे, 2022 और GA सेट देखोगे बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, खंड 10 क्वेश्चन नंबर 4 का कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण की शर्तें लिखी है। तो आप लोग सबसे पहले उत्तर 4 लिखोगे और का लिखोगे। उत्तर लिखोगे 4 और इस प्रकार से लिखोगे का और हेडिंग डालोगे व्यतिकरण। सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हो। देखो जैसे हम समझाएंगे ना वैसे समझते जाओगे, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में बना के लिख सकते हो। साइंस कभी ये नहीं कहती है कि आप ऐसे लिखो वैसे लिखो, साइंस कहती है कि हमेशा बना के लिखो। इसीलिए बना के लिखना सीखो, समझना सीखो, समझ कर लिखना सीखो। बाकी आंसर तो हम स्क्रीन पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। व्यतिकरण किसे कहते हैं, जैसे व्यतिकरण के लिए आपको बस समझा है। जैसे मान लो कि एक ये तरंग है, ठीक, इस प्रकार से ये संचरित हो रही है, ठीक है। एक दूसरा तरंग ले लिया हम लोगों ने इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से संचरित हो रही है, ठीक है। तो व्यतिकरण के लिए 2 तरंगों का होना आवश्यक है, 2 या 2 से अधिक तरंगों का होना आवश्यक है, एक तरंग नहीं। दोनों एक ही दिशा में संचरित होना भी आवश्यक है, ठीक है। इस तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप, अध्यारोपण का मतलब होता है योग, अध्यारोपण के फलस्वरूप एक नई तरंग को प्राप्त करते हैं जिसकी आवृत्ति इससे उच्चतम प्राप्त करते हैं। इससे उच्चतम, देखो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, नीचे माइनस होता है, तो प्लस प्लस, तो इन दोनों को जोड़ कर एक उच्च आवृत्ति का हम लोग उच्च आवृत्ति या उच्च आयाम का एक तरंग प्राप्त करेंगे। इन दोनों को जोड़कर अगर उच्च आवृत्ति या उच्च आयाम का एक तरंग प्राप्त करेंगे, इसे व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं, दो या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप एक नई तरंग को प्राप्त करना तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से एक बार अगेन, 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप एक नई तरंग को प्राप्त करना व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार से हम लोग देखते हैं, एक संपोषी, एक विनाशी। संपोषी व्यतिकरण उसे कहते हैं अगर तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप उच्च आवृत्ति का तरंग हम लोग प्राप्त करेंगे, उच्च आयाम का तरंग प्राप्त करेंगे, तो उसे हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अगर हम लोग निम्न आवृत्ति या निम्न आयाम का तरंग प्राप्त करते हैं तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। इसके आवश्यक शर्तें क्या क्या है, हाँ ये भी शायद पूछ दिया होगा उन्होंने। हाँ, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो देखो हेडिंग डालोगे आप लोग व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण की शर्तें,
व्यतिकरण की शर्तें क्या क्या है? व्यतिकरण की शर्तें देखो, सबसे पहली बात तो व्यतिकरण में ये कला संबद्ध होनी चाहिए। व्यतिकरण की पहली शर्त क्या है कि ये कला संबद्ध होनी चाहिए, यानी दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगे समान आयाम और समान आवृत्ति के, या लगभग समान, या लगभग मतलब दोनों तरंगों के दोनों स्रोतों से, एक स्रोत ये एक स्रोत है, दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की जो आवृत्ति है और आयाम है या तो लगभग बराबर हो या पूर्णतः बराबर हो। तो लगभग या पूर्णतः बराबर होनी चाहिए, नंबर 1 ये शर्त है, इसे कहते हैं कला संबद्ध। नंबर 2 क्या है? ये एक ही दिशा में संचरण होना चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरण होने चाहिए, ये नंबर 2 इनकी शर्तें हैं। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखने पर 1 नंबर, व्यतिकरण की शर्तें कम से कम लिखोगे 2-4, तो इसके 2 नंबर, आपके पास 3 नंबर ये मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या है कि ये अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। अगर अत्यंत संकीर्ण ना हो तो फिर हम लोग जो फ्रिंजें प्राप्त करेंगे वो फिर स्पष्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, धुंधले प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों आपके पास पास होने चाहिए। तो नंबर 1 क्या है? दोनों कला संबद्ध होना चाहिए। नंबर 2 क्या है? दोनों तरंगे पास पास होने चाहिए। नंबर 3 क्या है? ये कला संबद्ध मतलब अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होना चाहिए। तो ये तो है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। बाकी आंसर आपकी स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर भी 1-2 आंसर अगर हम स्क्रीन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो उसको हम जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग चौथे का खा नंबर में। तो आप लोग लिखोगे उत्तर 4 का खा, उत्तर 4 का खा। उत्तर 4 की खा में क्या है कि एक प्रसारण केंद्र से, चलो न्यूमेरिकल से हल कर देते हैं। एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाले, तरंग दैर्घ्य को हम लोग किससे लिखते हैं? तरंग दैर्घ्य को लेम्डा से लिखते हैं। चलो लिख लेते हैं। तो लेम्डा बराबर हमारे पास क्या है? लेम्डा बराबर है 300 मीटर। ठीक है, और एक 2.4 माइक्रोफैरेड धारिता वाला, धारिता मतलब आप लोग इसे कहोगे संधारित्र, और संधारित्र की धारिता को C से लिखते हैं। तो C बराबर हमारे पास क्या है? C बराबर 2.4 माइक्रोफैरेड। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। प्रेरकत्व को हम लोग लिखते हैं यल से। तो यल बराबर क्वेश्चन मार्क, यल बराबर क्वेश्चन मार्क, यल बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग फार्मूला क्या प्राप्त करेंगे। देखो अनुनादी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये फार्मूला होता है। अब यहां पर हमारे पास F, तो यहां पर तो L तो है लेकिन C हमारे पास, ये C। अब देखो तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो C है, L है, लेकिन F, तो F बराबर एक और फार्मूला होता है आपके पास। F बराबर फार्मूला होता है C/λ। तो C/λ से हम लोग यहां पर समझना आप लोग, तो यहां पर हम लोग F की जगह क्या लिख सकते हैं? C/λ, और यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट LC। दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग कब करते हैं? जब अंडर रूट हो, तो वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा आपके पास C/λ का स्क्वायर। ठीक है, C/λ का स्क्वायर। या अगर कुछ समय बाद वर्ग कर दे, पहले मान रख लेते हैं। C का मान क्या है? 2.4, तो 2.4 इंटू 10 की घात -6, ये माइक्रोफैराड को फैराड में बदल लिया हम लोगों ने। और लेम्डा का मान 300 मीटर है, तो बटे हमारे पास ये हो जाएगा 300, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो। ठीक है, और 6 से काटो, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। ठीक, 4 से काटो, 4 से जब काटोगे आप लोग, यहाँ पर 3.6 तो है और 2.4,
दोस्तों एक चीज रुक जाओ आप लोग, थोड़ी देर रुको, एक चीज आपको बताते हैं थोड़ा सा। यहां पर जो C है ना, यहां पर C जो है, ये C क्या है? ये C है प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि C का जो मान लिखोगे, इस C की जगह लिखोगे 3 × 10⁸ बटे लेमडा का मान है 300। ठीक है, तो इसे चेंज कर लो, ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा फैराड। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात ये बचेगा 6, 10 की घात ये बचेगा 6। यहाँ पर 10 की घात 6 लिख सकते हैं हम लोग। 10 की घात 6 बराबर 1/2 पाई √LC। अब हम लोग दोनों बच्चों में वर्क कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 की घात 12, वर्क करोगे दोबारा 1/, ये हो जाएगा 2 की घात 4, मतलब 2 का 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा LC। ये C और इस C में अंतर है, ये हमारे पास ये C है, ये C यही C है, और ये C हमारे पास प्रकाश की चाल, ये बटे में है, गुणांक पहुंच जाएगा ये दोनों। ठीक, C को गुणांक पहुंच। एक काम करते हैं हम लोग, L को पहुंचाते इसकी जगह, इसको पहुंचाते L की जगह, क्योंकि L तो ज्ञात करेंगे ना। 1/4 पाई का मान होता है 3.14 × 3.14। ठीक है, और 10 की घात 12, 10 की घात 12 इंटू इस C का मान है 2.4, 2.4 10 की घात -6। ठीक, अब जब इसको कंप्लीटली हम लोग हल कर लेंगे तो हमें क्या करना है, देखो दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 0, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 और इंटू 10 की घात 6, ये माइनस में ऊपर ले जाओ 6, और ये 10 की घात 12 प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 × 314 × 314 और इंटू 24। तो इसको जब आप लोग कंप्लीटली हल कर लोगे तो आपके पास समथिंग ये आ जाएगा 1.056 × 10 की घात -8 और हेनरी, प्रेरक तत्व का मात्रा क्या होता है, हेनरी। तो ये हो जाएगा आंसर। जब इसको कंप्लीट हल कर लोगे इसको, तो ये आ जाएगा 1.056 10 के 60। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम लोग अपने मोबाइल से भी कर लेना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो 19-20 का अंतर हो इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग गा, चौथे गा, तो हेडिंग डालोगे चौथे का गा, तो उत्तर 4 और गा। 4 के गा में क्या है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। 3 नंबर का है, तो विद्युत संबंधी देखो, तो हम लोग लिखोगे, आप लोग लिखोगे किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम हेडिंग डालोगे। बोर्ड एग्जाम में सुंदर सुंदर हेडिंग डालोगे, हेडिंग डाल के लिखोगे, जिससे कि एग्जामिनर आपके ऊपर अट्रैक्टिव हो जाए, आकर्षित हो जाए, और नंबर तो यू दे दे वो। इसीलिए हेडिंग बीचों बीच डालोगे, मोटे पेन से डालोगे, और अच्छे पिनों से आप लोग एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, जितनी सुंदर लेख होगी आपकी उतने अच्छे नंबर होंगे आपके। अब देखो किरचॉफ का नियम, तो हमेशा हम लोग नंबरिंग पे फोकस भी करते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 3 पॉइंट तो देंगे इसको। तो किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के बारे में थोड़ा समझा देते हैं आपको। किरचॉफ ने क्या किया कि जटिल परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, किरचॉफ ने क्या किया, जटिल परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, कठिन से कठिन परिपथों को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। नंबर 1 होता है उनका केसीएल का नियम, नंबर 1 उन्होंने दिया था केसीएल का नियम, और नंबर 2 दिया उन्होंने केवीएल का नियम। ठीक, क्लियर। किरचॉफ ने जटिल परिपथों के विश्लेषण करने के लिए 2 नियम दिए। नंबर 1 केसीएल का नियम, नंबर 2 केवीएल का नियम। केसीएल का नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ करंट्स लॉ,
यानी किरचॉफ करंट्स लॉ का मतलब है धारा का नियम, और दूसरा है केवीएल का नियम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ का वोल्टता का नियम। यानी एक उन्होंने धारा संबंधी नियम दिया, एक उन्होंने वोल्टता संबंधी नियम दिया किरचॉफ ने। ठीक है, धारा संबंधी नियम में उनका नियम क्या था? धारा संबंधी नियम में उनका पहला नियम था, ये संधि का नियम है, ये संधि का नियम है और ये वोल्टता का नियम है, ये प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है। तो केसीएल के नियम में, इसको केसीएल को हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं, ठीक, संधि नियम भी कहते हैं। संधि नियम में इन्होंने ये बताया था किरचॉफ ने कि सिग्मा आई बराबर 0, अभी बता रहे हैं आपको। और केवीएल के नियम में ये बताया था आपको, केवल हम देखो अनसॉल्व्ड हो और चाहे आपको फिजिक्स पढ़ाए जब हमने, तो पढ़ाते समय आपको केवल हमेशा डेफिनेशन बनाना सिखाया हमने आपको कि किस प्रकार से डेफिनेशन बनाओगे, परिभाषा बनाओगे। जब आप लोग बनाना सीख जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में लिखना सीख जाओगे। कोई इतना कहाँ तक याद कर सकते हैं हम लोग, कब तक याद करें, कहाँ तक याद करें, इसलिए बनाना सीखिए। जब हम लोग बनाना सीख जाएंगे ना तो अच्छे से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, दूसरा हमारे पास होता है वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, तो वोल्टता के नियम में इन्होंने इनका क्या मत है? वोल्टता में मत क्या है, वोल्टता का नियम क्या है कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक, जहां स्मॉल ई भी लिख सकते हो, कैपिटल ई भी लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम स्मॉल ई से दर्शाते हैं, तो ये विद्युत वाहक बल है, ठीक, विद्युत वाहक बल है। सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो किरचॉफ का संधि के नियम में है ये है धारा, तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त, सिग्मा का मतलब होता है समस्त, टोटल, और योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किसे कहते हैं? किरचॉफ के प्रथम नियम में समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम है, जिसे केसीएल का नियम कहते हैं। खलास। वोल्टता का नियम, समस्त धाराओं का बीजगणितीय, सुनना, धाराओं का, धारा और प्रतिरोध, किसी कोई बंद पथ हो, सुनना फिर से एक बार, कोई भी बंद पथ हो या बंद पाश हो या बंद लूप हो, बंद पाश या बंद लूप कहोगे, ठीक है, बंद पाश या बंद लूप, बंद पाश और बंद लूप का मतलब जानते हो, चारों ओर से बंद, कहीं से धारा प्रवाहित करने के लिए एक रास्ता हो, बस उसे कहते हैं बंद पाश या बंद लूप। तो बंद पाश या बंद लूप के अंदर धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग किसी भी बंद पाश के अंदर की समस्त धारा और समस्त प्रतिरोधों का गुणनफलों का जो योग है वो विद्युत धारा के योग के, विद्युत धारा नहीं, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, वोल्टता का नियम कहते हैं। कठिन तो नहीं लगा? फिर से एक बता रहे, सिंपल बना दे रहे एक बार। किसी बंद पाश के अंदर समस्त धारा और समस्त प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग समस्त विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, उसे वोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक, बाकी आपके स्क्रीन पर आप लोग देख चुके हो आंसर, सभी आंसर भी स्क्रीन पर देखोगे। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर गा। तो एक काम करते हैं कि जो आपका, हाँ, गा नंबर है, गा नंबर निगमन है, निगमन इतने में आ जाएगा? नहीं, निगमन इतने नहीं आएगा। तो आप एक काम करते हैं, क्वेश्चन 4 का इंगिया बताते हैं, ठीक है, इंगिया नंबर, इंगिया नंबर भी आपका यही है। तो हम पहले घा के बाद इंगिया बताते हैं, फिर घा को बताते हैं। इतने आप लोग स्क्रीन शॉट भी तो करोगे ना, तो 4 का इंगिया पहले बताते हैं, घा को बाद में बताते हैं। घा में है निगमन। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो इंडियन नंबर में हेडिंग डालोगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखो, अनुस्वार को हम उस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
अगर आप लोगों ने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है, ठीक है, तब भी आप लोग समझ जाओ, इस प्रकार से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी दिक्कतें आए आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो उसको हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और इसके जो है वो नियम लिखिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग समझना, थोड़ा सा आप लोग जब समझोगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई धातु की पृष्ठ है, ठीक, और इस पर उच्च आवृत्ति की जो प्रकाश है वो आप लोग आपतित करा रहे हो, आपतित करा रहे हो। उच्च आवृत्ति के प्रकाश मतलब फोटोन की ऊर्जा h न्यू यानी परावैगनी किरणें, ठीक, और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, बहुत अधिक मात्रा में हम लोग प्रकाश आपतित करा रहे हैं, परावैगनी प्रकाश, और कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर से एक बार समझना, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये जब किसी धातु की सतह पर, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का जो प्रकाश है वो आपतित होता है तो धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको और कुछ दो तीन टॉपिक इससे क्लियर करवा देते हैं। अगर कार फलन की बात की जाए तो जब प्रकाश आपतित कराओगे तो जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कार्य फलन कहते हैं। जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होती है इसमें उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसी से कई डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो चलो अब आते हैं आपका निगमन पे, तो इतनी का शॉर्ट करना चाहो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर अब 4 के घा को देखो आप लोग। हाँ, 4 के घा में आपके पास है, देखो पहले लिखते हैं उत्तर 4 और घा, उत्तर 4 और घा। उत्तर 4 के घा में है कि यल लंबाई की एक तांबे की छड़, यल लंबाई की एक तांबे की छड़। सबसे पहले एक काम करते हैं, यल लंबाई की एक तांबे की छड़ है, ठीक है। बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग से एक सिरे की परिता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर, आप लोग प्रूफ करोगे इसे, E बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर। जैसे मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ले लिया हमने O, ठीक, यहाँ से एक कोई छड़ है जिस छड़ की लंबाई है L, ठीक। ये छड़ जो है इस प्रकार से यहाँ पर A तक, यहाँ से इस प्रकार से घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। करते हुए जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है तो निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी L है, ठीक है। और अगर यहाँ का कोण थीटा मान लिया, हमने माना कि यहाँ का कोण थीटा है, ये B है, घूर्णन गति A से B की ओर जा रही है इस प्रकार कण, और ये थीटा है, तो हमारे पास ये हो गया LD थीटा सूक्ष्म कोण के लिए, ठीक है, LD थीटा। इतना तो क्लियर हो गया ना आपके पास। तो अब देखो इस प्रकार से छड़ जो यहाँ से इस प्रकार से घूर्णन गति, कण जो है इस प्रकार से घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। तो यल लंबाई के तांबे की छड़ बीच चुंबक एक समान कोणीय वेग ओमेगा से एक सिरे से परिता दूसरे घूर्णन गति कर रही है। सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर। अब देखो सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर देखो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हम लोग ज्ञात करेंगे AOB का क्षेत्रफल, तो या OAB का क्षेत्रफल, तो OAB का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का
क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये भी लंब है आपके पास, ये भी लंब है और ये आधार है, तो ये हो जाएगा 1/2 लंब इंटू आधार। तो क्षेत्रफल को लिखेंगे हम लोग ए से, तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2 यल स्क्वायर। अब देखो यल आप लोग यहाँ पर यल थीटा, तो यल डी थीटा लिखना, ठीक है आप लोग यहाँ पर यल डी थीटा, तो ये जगह यल स्क्वायर डी थीटा। अब जब कभी भी डी हो तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्षेत्र परिवर्तन दिखाते हैं हम लोग, तो परिवर्तन दिखाते हैं हम लोग। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, मैथ वाले स्टूडेंट्स तो हमारे जानते हैं परिवर्तन का मतलब होता है डी/डी थीटा, डी/डी थीटा, इसे कहते हैं परिवर्तन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन। तो इस कारण हम लोग इसको लिख रहे हैं, हम लोग ध्यान रखना कि ds लिख रहा है, तो ये हो जाएगा dt इसके बटे में, dt इसके बटे में। अब ऐसे हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास डी थीटा बटे dt जो है, ये हमारे पास होता है कोणीय वेग, यानी कोणीय वेग ओमेगा बराबर डी थीटा बटे dt हमारे पास। ठीक, यानी समय के सापेक्ष कोणीय परिवर्तन को कोणीय परिवर्तन कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, उसे ओमेगा से दर्शाते हैं। समय के सापेक्ष कोणीय परिवर्तन को कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा से दर्शाते हैं, और ओमेगा बराबर डी थीटा बटे dt हमारे पास होता ही है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे समझना, dA बटे dt, तो हमारे पास dA बटे dt बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 यल स्क्वायर ओमेगा। ठीक, यल स्क्वायर ओमेगा, यानी ओमेगा यल स्क्वायर तो लगभग हम लोग ला चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पर रेस करते हैं हल्का सा, नहीं तो ज़्यादा इंक की वजह से यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे dA, हाँ dA बटे डी थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ को आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, समझना आपको ये होगा कि जब ये कण यहां से यहां पर घूर्णन गति कर रही है ना, तो मतलब यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम लोग जानते हैं। सबसे पहले फाई बराबर फार्मूला होता है हमारे पास BA, ये तो हम लोग जानते हैं, फाई बराबर BA, और इसमें परिवर्तन जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई बटे dt बराबर B, और ये कर लेंगे dA बटे dt। हमने d बटे dt का गुणा कर लिया हम लोगों ने। A में क्यों किया, क्योंकि A की जगह तो मान रखेंगे ना हम लोग, यहाँ पर कहाँ पर, यहीं पर, तो dA बटे dt का मान है ना हमारे पास, तो डी फाई बटे dt बराबर B को तो B लिखो, dA बटे dt, तो dA बटे dt इसे डाल दो समीकरण 1, और यहाँ लिखो समीकरण 1 से, जिससे कि आपको बाद में समझ में आए। तो dA बटे dt की जगह 1/2 यल स्क्वायर ओमेगा, तो हम लोगों ने अब देखो ये हो जाएगा डी फाई बटे dt बराबर 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा B यल स्क्वायर। और डी फाई बटे dt क्या होता है, फैराडे के नियम में हम लोग जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर ये होता है डी फाई बटे dt, फैराडे के नियम में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि E बराबर 1/2 ओमेगा B यल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहा है ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी रचना के बारे में लिखिए। ट्रांसफार्मर क्या है, तो देखो सबसे पहले आप लोग तो लिखोगे उत्तर 5, क्या का है, हाँ का है। दो ट्रांसफार्मर क्या है, सबसे पहली बात तो आपको बता दें ट्रांसफार्मर एक युक्ति है।
ट्रांसफार्मर हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से कौन कौन से आपको बता दें कि एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। मतलब समझना, जैसे मान लो कि ट्रांसफार्मर में दो फेरे होते हैं, ठीक, सॉरी, ट्रांसफार्मर में कुंडलियां इस प्रकार से फेरे होते हैं, ठीक। ये हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली और इसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक कुंडली, ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी। इसमें हम लोग नर्म लोहे की पटलित क्रोड रखते हैं। फिर से एक बार, ट्रांसफार्मर में ये दो कुंडली है, इसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली और इसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक कुंडली, और ये है नर्म लोहे की पटलित क्रोड। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार से हम लोग देखते हैं। एक इसे कहते हैं हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक, चलो अपचाई लिख देते हैं, और ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब देखो अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसमें फेरों की संख्या अधिक है, इसमें फेरों की संख्या कम है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। अर्थात प्राथमिक कुंडली से आने वाले जो वोल्टता है वो निर्गत कम वोल्टता, यानी अधिक वोल्टता को कम वोल्टता के रूप में प्राप्त करेंगे इससे। तो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में इससे प्राप्त करेंगे, और इसमें देखो कम वोल्टता को अधिक वोल्टता के रूप में हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे। तो जिसमें हम लोग अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज के रूप में प्राप्त करते हैं उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जिसमें अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में प्राप्त करते हैं उसे अपचाई कहते हैं, और जिसमें कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में प्राप्त करते हैं उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर के भाग, जो कि आप लोग जान चुके हो, जो कि पूछा ही नहीं गया था। ये बताना इसलिए जरूरी था कि ट्रांसफार्मर को क्लियर करने के लिए। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो ट्रांसफार्मर एक युक्ति हो, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में, कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में परिवर्तित करता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में, अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, कम वोल्टता को अधिक वोल्टता में, अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में परिवर्तन करने की एक युक्ति है, ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर? हाँ, तो इसकी रचना के बारे में लिखिए। तो रचना के बारे में लिख लोगे आप लोग, रचना के बारे में बता तो दिया आपको। फिर से एक बार समझना आप लोग। जैसे मान लो कि ये ट्रांसफार्मर है ऐसे, इसी बता देते आपको। ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में अगर फेरों की संख्या अधिक है, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम है, तो निम्नता अपचाई ट्रांसफार्मर है, क्योंकि निर्गत वोल्टता हम लोग कम प्राप्त करेंगे। और इसमें अगर हम लोग उच्चाई ट्रांसफार्मर है तो निर्गत वोल्टता अधिक प्राप्त करेंगे। और इसके बीच नर्म लोहे की क्रोड लगा देते हैं। नर्म लोहे की क्रोड इसलिए लगा देते हैं कहीं ऐसा ना हो कि भंवरधारा उत्पन्न हो जाए। इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप लोग, लेस्ट यू शुड, कहीं ऐसा ना हो। तो बस वही कारण है, कहीं ऐसा ना हो कि भंवर धारा उत्पन्न हो जाए। तो भंवर धारा से बचने के लिए ट्रांसफार्मर की कुंडली में नर्म लोहे की क्रोड लगा देते हैं, ठीक है। फिर भी भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, तो हम लोग खांचे खांचे इसको बना देते हैं, तब भी भंवर धारा उत्पन्न होती है। तो इसका तो फुल डिस्कशन हमने ट्रांसफार्मर में कर दिया था हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का खा न्यूमेरिकल से, तो देखो, तो उत्तर 5 का खा, इसमें हेडिंग डालना ट्रांसफार्मर, ठीक, हेडिंग डाल डाल के लिखोगे ट्रांसफार्मर। हाँ, उत्तर 5 और खा, 5 और खा। 5 के खा में क्या है, 2 × 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या, मतलब ये आर। तो आप लोग लिखोगे आर बराबर 2 × 10 की घात -10 मीटर। एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन
3 × 10⁶ मीटर सेकेंड की चाल से, तो इसको v से तो लिख रहे हैं हम लोग, c से भी लिख सकते हैं, न्यू से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। वृत्ताकार मार्ग केंद्र पर यानी B बराबर क्वेश्चन मार्क, B बराबर क्वेश्चन मार्क। इसीलिए आपको बता दें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी बहुत जरूरी होता है। देख रहे हैं कितने कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ पर B, तो B बराबर फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, तो हम लोग कहेंगे वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार मार्ग केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट I बटे 2R। हाँ, I बटे 2R। अब एक चीज ध्यान रखना, म्यू नॉट I बटे 2R, यहां पर हमारे पास म्यू नॉट का तो मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक, I का मान हमारे पास नहीं है और R का मान तो हमारे पास है। तो सबसे पहला काम होगा हमें I निकालना। तो देखो सबसे पहली बात तो हम लोग I को कैसे निकालेंगे, थोड़ा आपको समझते जाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चक्करों की संख्या n बराबर v बटे 2 पाई r, ठीक, चक्करों की संख्या n बराबर v बटे 2 पाई r। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v की जगह क्या लिखेंगे, 3 × 10⁶ बटे 2 पाई, और r की जगह लिखेंगे 2 × 10⁻⁻10, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10⁻16 बटे 2 दूनी 4 पाई, ठीक है। ये तो हम लोगों ने n का मान निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि I बराबर Q बटे T, अर्थात Q बराबर होता है NE, तो ये हो जाएगा NE बटे T, NE बटे T। यहाँ पर देखो NE बटे T, हाँ, तो n की जगह लिखोगे आप लोग क्या, 3 × 10⁻, 3 × 10⁻16 बटे 4 पाई, और E का मान हमारे पास क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और T का मान हमारे पास दिया गया प्रति सेकेंड, मतलब क्या है, कुछ है T का मान, तो T का मान तो वैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक। तो T का मान हमारे पास प्रति सेकेंड के अनुसार 1 सेकेंड, देखो मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब T का मान हो गया हमारे पास 1 सेकेंड, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने I का मान निकाल लिया। अब इसी I का मान को हम लोग रखेंगे यहाँ पर, देखो B बराबर, समझते जाना, B बराबर म्यू नॉट, अब म्यू नॉट का मान आपको बताते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान 10⁻⁻7, अर्थात म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁻7, ठीक, 4 पाई × 10⁻⁻7। तो यहाँ पर आप लोग B बराबर म्यू नॉट की जगह लिखोगे 4 पाई × 10⁻7 और इंटू I के जगह आप लोग क्या लिखोगे, I के जगह लिखोगे आप लोग 3 इंटू, चलो I को फिलहाल में I लिख रहे हैं कि लिख दे 3 × 10⁻, ये 16 से 19 घटाओगे तो -3, तो -3 इंटू 1.6, ये 1.6 बटे 4 पाई, से 4 पाई कैंसिल, ठीक। तो ये हो जाएगा B बराबर 3 × 1.6, 3 × 1.6 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -10, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे ना। तो B बराबर 16 × 48, 4.8 इंटू 10⁻−10 टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, टेस्ला, ठीक। तो ये हो जाएगा, कुछ छोटा उटा तो नहीं हमारे पास, नहीं, तो फिर यही आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है, यही आंसर आपके पास होना चाहिए, कुछ छोटा तो नहीं। फिर से एक बार रीचेक, छूट गया दोस्तों, क्या छूटा आपको बताते हैं। देखो
म्यू नॉट आई का मान रखा, 2r का मान तो रखा ही नहीं। ठीक, तो 2r का मान तो हम लोगों ने रखा ही नहीं, तो फिर से रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं ना। तो एक काम करते हैं, 2 और इंटू आर। आर का मान क्या है? आर का मान है 2 इंटू 10 की घात माइनस 10। तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 10, माइनस 10 से माइनस 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 4, 4 चौको 16, तो 4 तिया 12। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर 1.2 टेस्ला। ठीक दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी एक दो हमारे पास छूट जाते हैं, तो ये आप लोग भी कर लिया करो। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कर देते हैं कि सर जी ये गलत है, ये ठीक, तो ये तो छूट गया मतलब। अब देखो, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे हम ऑफलाइन में कभी कभी ऐसा धोखे से भी हो जाता है, तो ऑफलाइन की जो हमारे स्टूडेंट्स है हमारे डियर स्टूडेंट्स, वो बताते हैं सर जी धोखे से आपका ये छूट गया, तो उसको हम बता देते हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मतलब छूट गया, तो हम ध्यान में आ गई बात, तो हमने फिर से बता दिया उसको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में गग्गा, तो शॉर्ट तो करना ही होगा आपको, तो शॉर्ट कर लीजिए आप। 5 में गा में है, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी प्रतिबिंब बनना का स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। देखो, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि दो परावर्तनी एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी है। 5 में गा, तो लिखोगे उत्तर, उत्तर 5 और गा। तो थोड़ा समझना आप लोग, खगोलीय दूरदर्शी किसे कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी उसे कहते हैं जिसमें हम लोग दूर स्थित वस्तु को देखने में, चंद्रमा, तारे, ग्रह, इसे देखने में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी 2 प्रकार का होता है, ये एक होता है आपका परावर्तनी, एक होता है अपवर्तनी। हमसे इन्होंने पूछा है अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनना, तो अपवर्तनी, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अपवर्तनी, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी। हाँ, इसका इनका कहना है कि प्रतिबिंब बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। सबसे पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना कि जब अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस लेते हैं। अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। हमेशा हम लोग मुख अक्ष भी लेते हैं, तो ये ले लिया मुख अक्ष, ये डाला हमने प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। इतना तो क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, मान लो कि वस्तु बहुत दूर है, अनंत पर है। अब वस्तु से कितनी किरणें निकलती है? वस्तु कहाँ पर है? वस्तु जो है अनंत पर है, ए बी जो है ये वस्तु है। अब वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। वस्तु से कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है। एक किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है। ठीक, एक किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है, ऐसे देखो, हम बता रहे आपको ऐसे, लेकिन हम दिखा नहीं रहे, ऐसे जो किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, तो इसको हम यू दिखा रहे हैं, कैसे समझना। ये किरणें अब बहुत दूर से आ रही है ना, अनंत से आ रही है, इसीलिए हम लोग एकदम एग्जैक्ट मुख अक्ष के समांतर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही है। जो किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है, तो फिर लेंस से आपतित होकर अपवर्तन के पश्चात वो फिर फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। इसका अर्थ है यहां पर फोकस है, यहां पर क्या है? फोकस है। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो कि गड़बड़ लाइन खिंच गई। ठीक है, अभी सही कर देते हैं, यहां ऐसे ऐसे। तो एक किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है वो फिर सीधी निकल जाती है किरणें। दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो ये दोनों किरणें देखो, ये अपवर्तन के पश्चात
किरणें हैं, ठीक है, और ये भी अपवर्तन के पश्चात किरणें हैं। दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या बना, प्रतिबिंब, जो कि ए बी वस्तु तो ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब जो है ये उल्टा है, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। लेकिन हम लोगों को मजा नहीं आया इस प्रतिबिंब से। क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि वस्तु बहुत इतने बड़े रूप में हम लोग वस्तु को देख रहे हैं। हम लोग और बड़ा रूप में वस्तु को देखना चाहते हैं, हम लोग जो है और बड़ा रूप में देखना चाहते हैं, तो हम लोग एक और उत्तल लेंस की व्यवस्था करते हैं, जो कि इस उत्तल लेंस से छोटा लेते हैं, ठीक, जो कि इस उत्तल लेंस से छोटा लेते हैं। किस उत्तल लेंस से? इस उत्तल लेंस से छोटा लेते हैं, ठीक है। अगर टेढ़ा बन गया हो तो आप लोग सही कर लेना, हमें इतने पास से तो सीधा लग रहा है, टेढ़ा बना हुआ है ये टेढ़ा इधर ऐसे थोड़ा सीधा बना लेना आप लोग, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग अभिदृश्यक लेंस, इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक। और इसे कहते हैं नेत्रिका लेंस, क्योंकि यहां से वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो इसे कहते हैं नेत्रिका लेंस। अब हम लोग क्या करते हैं, जब दूसरा लेंस रखते हैं तो देखो एक किरण जो है इसमें भी वही सिस्टम, एक किरण, ये मुख अक्ष है, ये क्या है, मुख अक्ष, तो एक किरण जो है मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है। जो किरण मुख अक्ष के समांतर हो वो फिर फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात, तो यू फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पर एक और फोकस है, अभी फोकस का नाम लिखा देंगे, ठीक है। और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है फिर वो सीधी निकल जाती है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे तो इन दोनों का मिलना संभव नहीं है, तो फिर ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब देखना है ना हम लोग। तो इन किरणों को हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर खींच के लाते हैं, यूं। जब पीछे की ओर खींच के लाते हैं तो यहां बनता है प्रतिबिंब, यूं। अब ये हमारे पास जो प्रतिबिंब है ए डबल डैश, प्रतिबिंब जो है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये प्रतिबिंब है। अब इस प्रतिबिंब को हम लोग बड़े रूप में देख सकते हैं, इस इतने बड़े रूप में देख सकते हैं। ये होता है अपवर्तनी, खगोलीय अपवर्तनी दूरदर्शी, ठीक, इस बड़े रूप में हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखो, यहां पर एफ ई है, ये नेत्रिका की फोकस दूरी, यहां पर एफ ई डैश है, ठीक है, यहाँ पर एफ ओ है ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी, यहाँ पर एफ ओ डैश है ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी द्वितीय में, यहाँ। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो ये हमारे हम लोग जो देख रहे हैं वो नेत्र है, वही नेत्र है हमारा ये, ठीक, ये नेत्र है, ठीक है, हाँ ऐसे देख रहे हैं हम लोग। तो ये है अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी के लिए किरण आरेख। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में घा, एक इलेक्ट्रॉन, फिर से आपका न्यूमेरिकल्स है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। उत्तर 5 और घा, उत्तर 5 के घा में है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है, 500 विभवांतर यानी से त्वरित किया गया है। तो हम लोग कहेंगे त्वरित किया गया है और कितनी चाल प्राप्त होगी, कितनी चाल, तो v बराबर तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहली बात तो 500, ठीक है, और चाल हम लोग लिखेंगे, ये कैपिटल V है और ये स्मॉल v है, ये हमसे पूछ दिया गया है। सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, चाल के लिए गतिज ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, गतिज ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो हम लोग फार्मूला देखो, यहां पर हमारे पास v बराबर यानी चाल वी ई, इलेक्ट्रॉनों की चाल, तो यहाँ पे ई कर लो, इलेक्ट्रॉनों की चाल जो है ये फार्मूला होता है 2ev बटे आपके पास होता है यम, 2ev बटे हमारे पास क्या होता है यम। तो सबसे पहले तो हम लोग v ज्ञात कर लेते हैं,
v बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है आपको बताते हैं, समझना आप लोग। v बराबर होता है W बटे क्यू। v बराबर क्या होता है? W बटे क्यू। जहां q जानते हो किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि v बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? v बराबर W बटे E लिख सकते हैं। अब देखो गतिज ऊर्जा से थोड़ा आपको बताते हैं। गतिज ऊर्जा यहां बताते हैं। गतिज ऊर्जा के ई बराबर हाफ mv²। ठीक, हाफ mv²। आपको ये भी बताते हैं कि यम का जो मान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और आपके पास v का मान तो आप लोग जानते ही हो, v का मान आपके पास है। एक काम करते हैं, अब हमारे पास क्या मान नहीं है? 2me सब मान है क्या? ये मान भी हमारे पास है, ये मान भी है हमारे पास। और कुछ मान चाहिए क्या? नहीं। देखो ये फार्मूला कहाँ से आया वही बता रहे थे हम। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आया? तो देखो यहाँ पर आपके पास ये जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2ke, ये जाएगा ऊपर 2ke और mv², तो ये m जाएगा बटे में इसके, तो हो जाएगा 2ke बटे m बराबर v²। तो v बराबर हो जाएगा √2ke बटे m। ठीक है, जो कि के की जगह हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी 2ev बटे ये होता है m, जो कि फार्मूला कैसे बन के आया वही दिखा रहे थे। डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो आप लोग। जो आप लोग नोट करना, तो यहाँ से यहाँ तक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको बता रहे थे, ये फार्मूला है। अब देखो यहाँ पर हम लोग वी बराबर हम लोग लिखेंगे √2 और ई का मान जानते ही हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और v का मान हमारे पास है 500 बटे और यम का मान होता है 9.1 इंटू 10⁻31। आवश्यकता अनुसार हम लोग यहाँ पर केवल 9 ले सकते हैं। ठीक है, केवल 9 ले सकते हैं। तो जिसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक काम कर रहे हैं, हम केवल 9 ही ले रहे हैं यहाँ पर, दशमलव से निकाल सके इसको। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10। तो समझना आप लोग, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁻19 बटे यहाँ पर हो जाएगा ये 9 और इंटू 10⁻⁻31 और इंटू 16 बटे ये हो जाएगा 10। ठीक, अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो न्यू यानी ये हो गया हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 10 के रूप में इसको निकाल दो और इसको 4 के रूप में निकालो, इसे 3 के रूप में निकालो। और अब देखो ये तो हम लोग निकाल लिया 3 के रूप में। अंडर रूट के अंदर कौन कौन है? 10⁻⁻19 और प्लस 31, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 बटे 3 इंटू समझना आप लोग 10 की घात, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 11 से बचेगा 2 और 1 12, मतलब 10 की घात 6, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 की घात 6 बटे 3, अर्थात भाग लगा दो। जब भाग लगा दोगे तो 13 तिया 39, तो 13.22 इंटू 10 की घात 6, यही हो गया चाल। ठीक, चाल तो पूछा था हमसे, तो यही हो गया चाल। तो किसकी चाल है ये? इनका कहना था कि कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास मीटर प्रति सेकेंड। चाल होता है ये मीटर प्रति सेकेंड में। अब क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, फिर से एक बार, यहाँ से यहाँ तक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कैसे फार्मूला आया है बस वही बताया हमने। आप लोग ये लिखोगे, इतना लिखोगे और फिर ये कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, बस यही कैलकुलेशन करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5वें का घा में आपको अथवा भी दिया गया है। अथवा में ये दिया गया है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए।
अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध। तो आप लोग लिखोगे 5 उत्तर, हाँ उत्तर 5 और घा और अथवा। बोर्ड एग्जाम में एक करोगे, यहाँ हम तो दोनों ही करके दे रहे हैं। अब इनका कहना है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध। तो हेडिंग डाल लेना आप लोग, हेडिंग डालोगे अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग को हम लोग लिखते हैं न्यू डी से। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि कोई एक यह पदार्थ है और यह अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, और यहाँ पर इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन को राइट दिशा दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन को किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, तो ये धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर गतिमान है और इसके विपरीत दिशा में धारा गतिमान है। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में अगर धारा गतिमान हो तो उसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को हम लोग न्यू डी से दर्शाते हैं। अनुगमन वेग भी क्लियर। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो तो इस सापेक्ष गति को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। इसे न्यू डी से दर्शाते हैं। अब कंडीशन ये आता है कि इनका कहना है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। सबसे पहली बात तो आप लोग जानते हो कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T। I बराबर क्या होता है? Q बटे T। बिल्कुल सही बात है। अब Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर की ओर, धारा की दिशा इधर की ओर होगी तो अनुगमन वेग हो गया। आवेश को आप लोग एग्जैक्ट निकालोगे, तो आवेश को जब निकालोगे तो आवेश बराबर आपके पास बताते हैं कि ये हो जाएगा NE। Q बराबर NE होता है, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर कैपिटल N। Q बराबर NE, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कई इलेक्ट्रॉन हैं। और एग्जैक्ट N का मान आपको बता देते हैं। N का मान क्या हो जाएगा? A न्यू डी। N का मान हो जाएगा A न्यू डी इंटू T। ये हो जाएगा N का मान। तो ये N का मान यहां रख दो। तो A बराबर Q बराबर A न्यू डी, ठीक, और A न्यू डी इंटू T और NE और बटे T। T से T कैंसिल, T से T कैंसिल। रुक जाओ दोस्तों, यहाँ पर T नहीं है, यहाँ पर T केवल Q का मान है, यहाँ पर रख दो। तो I बराबर ये हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो Q की जगह हो जाएगा A न्यू डी TE बटे T। अब T से T कैंसिल, तो I बराबर हो जाएगा A न्यू डी और E। और तो A न्यू डी क्या है? न्यू डी है अनुगमन वेग। न्यू डी क्या है? अनुगमन वेग, ठीक है। और न्यू डी जो है अनुगमन वेग है और I क्या है? धारा। यही तो उन्होंने पूछा था, यही उन्होंने पूछा ही है, ठीक है। तो देखो यहां पर आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा? I बराबर इसको लिखेंगे हम लोग N A न्यू डी और इंटू E। N तो है दोस्तों, एक चीज आपको समझना होगा, कैपिटल N का मान क्या है? कैपिटल N का जो मान है, कैपिटल N का मान होता है, कैपिटल N क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आप लोग यहाँ पर समझना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक पेन का मूल्य 10 रुपये है, तो 10 पेन का मूल्य क्या है? तो 10 इंटू 10 करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इंटू हम लोग स्मॉल n तो लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी तो लेंगे, और यहाँ पर क्षेत्रफल भी लेंगे, वेग भी लेंगे और समय भी लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यही छूट रहा था, तो इंटू हम लोग n तो लेंगे ही, इंटू n तो लेंगे ही। तब हमारे पास ये बन जाएगा, हमारे पास N A न्यू डी E, न्यू डी E। तब हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा N E A न्यू डी या NEA न्यू डी
ठीक, तो यही हमारे पास हो जाएगा अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। यही इनका कहना था, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अब इनका कहना है कि बोहर 5वें का गा, तो बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखकर समझाइए। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे जैसे आपको बताते यहीं पर उत्तर 5 डालोगे और इंडिया डालोगे और हेडिंग डालोगे बोहर मॉडल। बोहर मॉडल, देखो बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखकर समझाइए। तो बोहर परमाणु मॉडल किसे कहते हैं आपको समझाते हैं। जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था ना, तो उसी परमाणु मॉडल में केवल बोहर ने संशोधित किया था। बोहर जी रदरफोर्ड के लैब में गए, जब उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल देखा कि हाँ ये तो सही बात है, रदरफोर्ड जी का तो प्रैक्टिकल पूरा का पूरा एग्जैक्ट सही है, कुछ कंडीशंस है जो रदरफोर्ड जी बता नहीं पाए थे, बस उसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया दुनिया को और इन्होंने बताया और ये भी सक्सेस हो गए। ये भी नोबेल पुरस्कार लेकर पहुंच, नोबेल पुरस्कृत किया गया। मतलब पुराने समय में साइंटिस्ट थोड़ा बहुत नियम दे दे वो बस नोबेल पुरस्कृत के हकदार बन जाते थे। तो क्या हुआ कि रदरफोर्ड जी ने परमाणु मॉडल में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की कोई निश्चित कक्षा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अनुसार एक अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ऊर्जा के अकॉर्डिंग। ठीक, तो वही बोहर जी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके ऊपर की कक्षा में संक्रमण कर जाता है और वहां पर मात्र 10 की घात -8 सेकेंड तक रुककर पुनः अपनी वापस कक्षाओं में पहुंच जाता है। इसे इनका पहला अभिग्रहित नियम है। मतलब पहला क्या है, इसका एक अभिग्रहित नियम है। दूसरा कंडीशन इन्होंने ये बताया कि जब अलग साइंटिस्टों ने रदरफोर्ड से पूछा था कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं या उसकी ऊर्जा वगैरह क्या है, तो उसके बारे में बोहर जी ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो निश्चित ऊर्जा होती है और इसका जो रेखीय संवेग होता है ये h/2π का पूर्ण गुणज होता है। बोहर जी ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनों का जो संवेग है, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं अपने निश्चित कक्षाओं में, इसका जो रेखीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज है। यही बोहर जी ने बताया था। ठीक है, और बोहर जी भी सक्सेस हो गए इसी के पास रदरफोर्ड की। ठीक है, ये बोहर जी ने बताया। और इलेक्ट्रॉन की जो सबसे पहला कंडीशन, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर से कहीं से बाहर से अगर उसको ऊर्जा मिल जाए तो मात्र उस ऊपर वाली कक्षा में जाकर इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक ठहर सकता है, 10⁻8 सेकंड तक ठहर सकता है। दूसरा कंडीशन इसका रेखीय संवेग, यानी संवेग क्या होता है, तो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये बताया था जो आपका जो बोहर जी है, इन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपनी जब निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने बताया था ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जबकि बोहर ने बताया ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। बस यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, चलो फिर शॉर्ट कर लो आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे। अब खंड है आपका या, खंड या में हाइगेंस, क्वेश्चन नंबर 6, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर लिखोगे आप लोग, उत्तर 6। ठीक, उत्तर 6, बस 6 ही है। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो हाइगेंस के अनुसार, ठीक, हेडिंग डालोगे हाइगेंस के अनुसार प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या तो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे हम। ठीक, व्याख्या स्क्रीन पर दिखाएंगे, बाकी समझा दे रहे हैं। तो देखो
हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस को पता तो है कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उन्हें न्यूटन के साथ, आपको पता ही है। हाइगेंस ने क्या क्या बातें कही है दुनिया को। हाइगेंस ने जब अनुप्रस्थ तरंग माना था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग की भांति है, तो न्यूटन ने कहा था कि फिर उनको अनुप्रस्थ तरंग है, तरंगों को संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम क्या है? तो हाइगेंस ने तो ईथर को माध्यम मान लिया था, जो कि ईथर माध्यम है नहीं। तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो फुल डिस्कस हमने चैप्टर में आपको बताया था। यहाँ पर केवल टॉपिक बताएंगे, जो पूछा गया बस वही बताएंगे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। सबसे पहली बात तो देखो, जैसे मान लो कि ये कोई एक समतल पृष्ठ है, तो आप लोग लिखते भी जाओ चित्र में जेड जेड डैश एक समतल पृष्ठ है, लिखते लिखते जाओ। जो दो व्याख्या मतलब जो हम चित्र में बताएंगे ना वही व्याख्या है, और चित्र समझ जाओगे एग्जाम में वही लिखोगे वही व्याख्या है। तो चित्र में जेड जेड डैश एक समतल पृष्ठ है, क्या लिखोगे? चित्र में जेड जेड डैश एक समतल पृष्ठ है। पी क्यू कोई तरंगाग्र है, पी क्यू कोई तरंगाग्र है जो आगे की ओर तरंगाग्र है। तरंगाग्र पढ़ा दिया था, तीन तरंगाग्र तीन प्रकार के हैं, गोलीय, समतल, बेलनाकार। ठीक, तो ये तरंगे इस प्रकार से आगे की ओर संचित हो रही है। तो ये तरंगे जो है किस रूप में? ए बी के रूप में संचरित हो रही है। ठीक है, तो ये ए है और ये बी है, ये जो तरंग है ए और ये तरंग है बी। तो जैसे दोनों एक साथ संचरित हो रही है आगे की ओर, तो देखो जैसे ही ए बी पहले पृष्ठ को स्पर्श करता है, बी पृष्ठ को बाद में स्पर्श करता है। तो जब ए बी, तो देखो यहां पर इस तरंगों को हम लोग नाम दे सकते हैं। देखो जब ए यहां पर पहुंचता है, पृष्ठ को स्पर्श करता है, तो बी यहां पर होता है, बी यहां पर होता है। जब बी यहां पर टच करता होता है तो ए कहीं ना कहीं पहुंच चुका होता है, कहीं ना कहीं पहुंच चुका होता है। तरंगों को मुड़ने के लिए, तरंगों को मुड़ने के लिए अभिलंब चाहिए, तो ये डाल देते हैं हम लोग अभिलंब। तो ये क्या है हमारे पास? अभिलंब। जब तक बी यहां पहुंचता है तो ये यहां से यहां पहुंच जाता है, ये जो है यहां से यहां पहुंच जाता है। तब जो है बी यहां से फिर से एक बार, जब बी यहां से यहां पहुंचता है तो ए यहां से यहां तक पहुंच चुका होता है, फिर यहां से टकराकर बी ऐसे पहुंचता है, तो यहां पर मुड़ने के लिए चाहिए अभिलंब, तो ये डाल देते हैं अभिलंब। अब ये तरंगे आगे की ओर संचरित हो रही है। इस प्रकार से ये तरंगे कहां पर पहुंचेंगी? अनंत पर पहुंचेंगी। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो इस प्रकार से परावर्तन की व्याख्या भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ए लिखते हैं तो इसको हम ए डैश लिखते हैं। ठीक है, ए डैश लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास बी तो यहाँ पर है, इतने में चित्र में तो कोई डाउट नहीं है, चित्र में भी तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चित्र में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये आपके पास बी डैश है, ये ए डैश, बी बी डैश। क्लियर? यहाँ पर नहीं लिख रहे हम, यहाँ पर छोड़ दो, आप लोग जानते हो। अब एक चीज ध्यान रखना, आने वाली किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बने उसे आपतन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण आई, अर्थात यहाँ पर आपतन कोण आई। ठीक, और अपवर्तन के पश्चात जो कोण बने उसे कहते हैं अपवर्तन का कोण आर, तो इसे कहते हैं अपवर्तन कोण आर। ठीक है, ये कोण। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास बी ए डैश, बी ए डैश, बी ए डैश, देख तो रहे हो आप लोग, ये बराबर है आपके पास। ध्यान रखना किसके बराबर है? बी डैश ए के। तो बी डैश ए के, बी ए डैश, बी डैश ए के बराबर है। अर्थात ये कोण जो है हमारे पास ये आपतन कोण है, आपतन कोण आई, और ये अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण है आर। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, यानी ये हो गया आपके पास आपतन कोण
और ये हो गया आपके पास परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो तो इसे कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण लिख देते हैं। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन की इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर भी हाइगेंस कुछ नियम में जाकर अनसक्सेस भी है, असफल भी है कुछ नियम में जाकर, जैसे अनुप्रस्थ तरंग को मानना, ईथर को माध्यम मानना, इसके लिए हाइगेंस जो है असफल भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र समझेंगे हम लोग। अब व्याख्या आप लोग देख चुके हो और चित्र में जो जो बताया हमने वही लिखोगे, वही व्याख्या है। चित्र में जेड जेड डैश एक समतल तरंग, सॉरी, चित्र में जेड जेड डैश एक समतल दर्पण है। ठीक है, समतल पृष्ठ है, दर्पण कहो पृष्ठ कहो, समतल पृष्ठ है। पी क्यू तरंगाग्र है जो आगे की ओर संचरित हो रही है। ठीक है, जब ए और बी के रूप में आगे की ओर संचरित हो रही है, जब ए पृष्ठ को स्पर्श करता है तो बी कुछ दूरी पर होता है। ठीक है, तो जब ए परावर्तित होता है तो बी, तो टी बराबर 0 समय पर ए परावर्तित होता है और समय v बराबर कोई ना कोई समय लगता है, तो समय t बराबर t पर v जो है पृष्ठ को स्पर्श करता है, फिर आप लोग v और a जो है फिर से वो परावर्तित हो जाता है दोनों। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं परावर्तन की व्याख्या में हम लोग आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है तो हाइगेंस के नियम की व्याख्या हो गई परावर्तन में। ठीक, अब देखो इसी में है 6 का अगर अथवा करना चाहो तो अथवा करोगे बोर्ड एग्जाम में। अथवा में क्या है तो उत्तर आप लोग लिखोगे 6, उत्तर 6 और अथवा। बोर्ड एग्जाम में एक करोगे, यहां दोनों ही करके दे रहे हैं। एक करोगे क्या है, एक पतली एकल झिर्री में एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्च की कोण चौड़ाई का व्यंजक जो है वो ज्ञात कीजिए। तो एकल झिल्ली के लिए आप लोग विवेचना करोगे, एकल झिल्ली। तो सबसे पहले हम लोग यंग का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। यंग के प्रयोग में यंग ने क्या किया था, यंग ने एक प्रकाश स्रोत लिया। ठीक, इस प्रकार से यश क्या है, एक प्रकाश स्रोत है जिससे एक वर्णी प्रकाश जो है वो आगे की ओर संचरित होता है। ठीक है, यहाँ पर अवरोधक लगाया, आप लोग पढ़ तो चुके हो विवर्तन घटना। विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का किसी अवरोधक से मुड़ने की घटना को फिर से एक बार, प्रकाश का किसी भी अवरोधक से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। मतलब समझना, जैसे आप लोग यहां से टॉर्च जगा रहे हो, ठीक, आप लोग यहां से टॉर्च जगा रहे हो और यहां पर कोई अवरोधक है, कपड़ा है। ठीक है, प्रकाश का यहां से मुड़ना, प्रकाश का यहां से मुड़ना, इस घटना को हम लोग कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के अवरोधक से मुड़ना उसे कहते हैं विवर्तन। तो यंग ने इसका प्रयोग किया था। यश एक क्या है, प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर अवरोधक के लिए क्या लेते हैं हम लोग, एक उत्तल लेंस लेते हैं। अवरोधक के लिए क्या लेते हैं हम लोग, एक उत्तल लेंस लेते हैं। क्लियर। अब उत्तल लेंस के लिए यहाँ पर जानते हैं कि ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब। अब देखो आप लोग जानते हो जब फोकस से अगर किरणें आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फिर फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फोकस है, यानी किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से आपतित होकर, किरणें जो है इस प्रकार से आपतित होकर, ये अवरोधक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। किरणें जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, यही तो होगा, किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरा पर्दा लिया, आपको पता है ना, JKL, उसी में यंग ने यहाँ पर क्या किया था, देखो यहाँ पर 2 लेंस ले लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा लेंस लिया, उत्तल लेंस, और एक उत्तल लेंस लिया। ठीक, और एक उत्तल लेंस लिया। अब ये जो है तीसरा पर्दा और लिया इन्होंने, यहाँ पर एक और पर्दा लिया जिसमें हम लोग फ्रिंजे प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक पर्दा और लिया जहां पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, फ्रिंजे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक पर्दा और ले लिया, याद है, JKLM,
KLM इस पर्दे पर हम लोग फ्रिंजें प्राप्त करेंगे। अब देखो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है ये फिर अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलेंगी, ये किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में जाकर मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कहीं उच्च फ्रिंज प्राप्त करते हैं, कहीं निम्निष्ठ है, कहीं संपोषी व्यतिकरण प्राप्त करते हैं, कहीं विनाशी। यानी यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे यहाँ से फिर से एक बार यहाँ पर हम लोग अविलंब नहीं डाला था, अविलंब डाल देते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से अविलंब डालना तो जरूरी है। अब वस्तु से दो किरणें निकलती ये भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये किरणें यहाँ से इस प्रकार से यूं हम लोग कहीं पर उच्चिष्ट और कहीं पर निम्निष्ठ, कहीं पर उच्चिष्ट और कहीं पर निम्निष्ठ व्यतिकरण हम लोग प्राप्त करते हैं। यानी फ्रिंजो चौड़ाई यहाँ पर हाँ कैसे, तो कहीं पर उच्चिष्ट कहीं पर निम्निष्ठ व्यतिकरण जो है हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। और इसका निगमन तो आप लोग भी कर चुके थे, फिर भी इसको निगमन हम करके ही देंगे आपको, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर है इसकी घटना जैसे हम लोग यहाँ प्राप्त करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से व्यतिकरण की घटना प्राप्त करते हैं, आपको पता ही है ना। यहाँ पर मुख्य उच्चिष्ट है, ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ उच्चिष्ट निम्निष्ठ प्राप्त करते, फिर यहाँ पर ये मुख्य उच्चिष्ट यानी गौड़ उच्चिष्ट यहाँ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम लोग व्यतिकरण की घटना प्राप्त करते हैं। जहाँ पर इनका कहना था कि कहना क्या था, अब एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये आपके पास इसमें प्राप्त करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट। ठीक, और यहाँ पर आप लोग देखो इसमें कहना था क्या, कोड़ी है, तो कोड़ी चौड़ाई के लिए व्यंजक, तो कोड़ी चौड़ाई के लिए व्यंजक जब आप लोग प्राप्त करोगे, बाकी जो फुल डिस्कस है देखो आप लोग स्क्रीन पर दिखा दिया गया होगा, कोड़ी चौड़ाई, तो फ्रिंजों की जो कोड़ी चौड़ाई है आप लोग लिखोगे 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 2 लेमडा बटे ई, और यही व्यंजक है, यही व्यंजक इनको प्राप्त करके देना था, 2 लेमडा बटे ई यही व्यंजक इनको देना था। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फोटो डायोड की रचना एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखो फोटो डायोड की जो संरचना है एवं कार्य विधि का वर्णन, तो फोटो डायोड तो आप लोग जानते हो नहीं, आप लोग शायद नहीं जानते भी होंगे क्योंकि फोटो डायोड आपकी बार सिलेबस में नहीं है, आपकी बार फोटो डायोड को सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो फोटो डायोड को फिर भी अगर आप लोग देखो स्क्रीन पर हम दिखा दे रहे हैं आपको, स्क्रीन पर आप लोग देख चुके हो फोटो डायोड के बारे में, तो अगर फिर भी इसके बारे में व्याख्या अगर आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट सेट में अगर जिसमें पूछ दिया जाए उसमें हम उसको व्याख्या कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसी में है आपके पास, तो फोटो डायोड के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। जब किसी जैसे फोटो डायोड किसे कहते हैं, फोटो डायोड का मतलब होता है, फोटो डायोड एक पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड है, पीएन का मतलब होता है पॉजिटिव और पी का मतलब पॉजिटिव और एन का मतलब होता है नेगेटिव। तो फोटो डायोड एक देखो पीएन संधि डायोड होता है जो उत्क्रम अभिनत में प्रयुक्त किया जाता है, जो उत्क्रम अभिनत में प्रयुक्त किया जाता है, और इस डायोड पर आवृत्ति का प्रकाश डालने पर, यानी इस डायोड पर किसी भी उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालने पर इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसे फोटो डायोड कहते हैं। ठीक है, फोटो डायोड कहते हैं। फिर भी आप लोगों को अगर फुल डिस्कस इसका करना है तो फुल डिस्कस के लिए अपने पीछे पढ़ा भी दिया सेट में, 2021 के सेट में पढ़ा दिया था, हाँ 21 के सेट में आपको पढ़ा दिया हमने। तो अब देखो अब लोग क्वेश्चन नंबर 7 में का अथवा जो है ये है आपके में, हाँ 7 में का अथवा, तो किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए, अपवर्तनांक कॉट a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण आपका ज्ञात करना है आपको। सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहली बात इनका कहना क्या है
कहना यह है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण, देखो किसी प्रिज्म, उत्तर, उत्तर कौन सा है, उत्तर सात्विक अथवा, तो आप लोग लिखोगे उत्तर सात और अथवा। सातवें का अथवा में क्या है, किसी प्रिज्म कोण आपके पास क्या है, प्रिज्म का कोण जो है आपके पास ए है, अपवर्तनांक कॉट ए बाई 2 है, तो अपवर्तनांक को हम लोग लिखते हैं n से, तो n बराबर आपके पास क्या है कॉट ए बाई 2, और प्रिज्म का कोण जो है ये हमारे पास है ए, एक दो है, हाँ प्रिज्म कोण है ए। अब देखो यहाँ पर फार्मूला क्या पूछा गया इसमें, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब न्यूनतम विचलन डेल्टा यम, डेल्टा यम बराबर क्वेश्चन मार्क, डेल्टा यम बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, देखो आपको बता दें, अपवर्तनांक n बराबर, अपवर्तनांक n बराबर साइन, ये आप लोगों ने हाँ प्रकाश वाले समय पहले पढ़ा था, साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 पूरे का बटे साइन ए बटे 2। ठीक, यहां पर आप लोग n की जगह क्या लिखोगे, कॉट लिखोगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए बटे 2 बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। अब हम लोग कॉट को चेंज कर देंगे, कॉट बराबर हमारे पास फार्मूला होता है कॉस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2 से ये कैंसिल, इसे कर सकते हो साइन 90 माइनस ए बटे 2 बराबर साइन डेल्टा यम प्लस ए बटे 2, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा ना, साइन से साइन कैंसिल, 90 माइनस ए बटे 2, ठीक, बराबर डेल्टा यम प्लस ए बटे 2, इसे गुणा में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 90 दूनी 180 माइनस ये हो जाएगा, गुणा करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a/2 बराबर डेल्टा यम बटे ए, इससे कैंसिल होगा, इसे इस ए को इधर पच्छांतर नहीं, ए को हाँ ए को इधर पच्छांतर करो, तो 180 माइनस ए बराबर डेल्टा यम, तो आपके पास ये हो जाएगा, देखो 180 माइनस 2a बराबर डेल्टा यम, अर्थात डेल्टा यम बराबर 180 माइनस 2a। न्यूनतम विचलन तो पूछा गया था ना आपके पास, तो न्यूनतम विचलन क्या है आपके पास, डेल्टा यम बराबर 180 माइनस 2a, बस यही आपके पास हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो फिर कर लो आप लोग स्क्रीनशॉट, देखो क्वेश्चन नंबर 8 फिर कर लो स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ बराबर NI ये भी होता है, यह प्रतीकों के सामान्य अर्थ है। देखो सिद्ध कीजिए एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप त्रिज्य का मतलब समझो सबसे पहले आप लोग, उत्तर आपका कौन सा है 8 है, तो आप लिखोगे उत्तर 8, ठीक, उत्तर 8। अब एक चीज यहां पर समझना आप लोग, क्या है कि इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए कि समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल, देखो ये बल आघूर्ण के लिए यानी चल कुंडली धारामापी के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग अगर हेडिंग जानते हो तो डाल सकते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, तो चल कुंडली धारा मापी, अगर आप लोग हेडिंग नहीं जानते हो तो आप लोग ये हेडिंग डाल सकते हो कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र धारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक कुंडली पर आरोपित बल, क्या हेडिंग डालोगे, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल,
धारावाहिक चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यदि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि आवेश प्रवाहित हो तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये तो पता ही है आपको। और धारावाहिक चालक कुंडली पर बल, तो कुंडली पर बल, तो अगर वो घूर्णन गति कर रहे कोई कुंडली तो उसे हम लोग कहेंगे बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। इनका कहना है कि टाउ बराबर NIB होता है। ये आप लोग जरा दिखाओ इन्हें। तो सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग चल कुंडली धारावाहिक तैयार करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या लेते हैं, दो हम लोग शक्तिशाली चुंबक लेते हैं। दो हम लोग शक्तिशाली चुंबक लेते हैं जिसका ध्रुव खंड N व यश है, जिसका ध्रुव खंड N व यश है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नर्म लोहे की क्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नर्म लोहे की क्रोड लगाते हैं। इस क्रोड पर हम लोग यानी टोरॉइड भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रणालिका में इसमें कई तारों की फेरे लगा देते हैं हम लोग। इस प्रकार से आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा है यन से निकलकर यश में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फिर से एक बार समझना आप लोग, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो यन से निकलकर यश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही है इस प्रकार से, इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकल रही है इस प्रकार से, तो इससे इस प्रकार से दिखाओगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यन से निकलती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यश में जाकर प्रवेश करती है। ठीक, यश में जाकर प्रवेश करती है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पर धुरी लगा देते हैं। धुरी का काम होता है इस प्रकार से घूर्णन करना। ठीक है, तो इसे कहते हैं धुरी हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कमानी लगा देते हैं। कमानी कारण इसमें ऐंठन उत्पन्न हो। ठीक है कमानी इसलिए लगाना पड़ता है जिस कारण से इसमें क्या उत्पन्न हो, ऐंठन उत्पन्न हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हो। और यहाँ पर एक हम लोग संसूचक लगा देते हैं। यहाँ पर संसूचक लगा देते हैं जिससे कि हम लोग सूचना को प्राप्त करते हैं। सूचना को हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक, सूचना को प्राप्त करते हैं इसमें, तो इसे कहते हैं संसूचक। तो इसे संसूचक लगा देते हैं हम लोग, सूचना को प्राप्त करते हैं। बाकी यहाँ पर जो बल आघूर्ण लगता है आपका, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण को लिखते हैं हम लोग टाउ से। टाउ बराबर हमारे पास होता है MB साइन थीटा, जहां m बराबर ये होता है NIA। ठीक, जहां m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। m क्या है, m जो है ये है आपके पास चुंबकीय आघूर्ण। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर MB साइन थीटा की जगह लिखोगे, m की जगह लिखोगे आप लोग NIAB साइन थीटा। ये लंबवत अक्ष पर है। ये ध्यान रखना कि ये नर्म लोहे की क्रोड है ये। ठीक, और ये आपके पास दोनों के दोनों चुंबकीय क्षेत्र है N व यश, शक्तिशाली चुंबक। यहाँ पर देखो जब आपके पास कोण थीटा, थीटा का मान क्या है, लंबवत है तो मतलब 90 अंश है। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर टाउ बराबर NIAB साइन 90, और साइन 90 का जो मान है ये होता है 1। तो टाउ बराबर ये हो जाएगा NIAB ये टाउ बराबर। जहां आपको सांकेतिक अर्थ बता देते हैं कि टाउ का मतलब क्या है, टाउ का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, i का मतलब क्या है, और a का मतलब क्या है। ठीक, और b का मतलब क्या है। टाउ का मतलब क्या है, टाउ का मतलब है बल आघूर्ण। टाउ का मतलब है बल आघूर्ण। आई का मतलब क्या है, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। एन और एन सॉरी यहाँ पर एन का मतलब फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कुंडली में, कुंडली में फेरों की संख्या। आई का मतलब है प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। और बी का ए का मतलब क्या है,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग अगर 8 के अथवा करना चाहते हो तो 8 का अथवा करोगे आप लोग। ठीक है, देखो अथवा में क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम में देखो कोई एक करोगे, और लॉन्ग वीडियो अगर हुआ करना तो लॉन्ग वीडियो को आप लोग रेस्ट लेकर देखा करो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग लगातार कंटिन्यू देखोगे तो हो सकता है कि आपको नींद आने लगे। अगर नींद आती है तो फिर आप लोग उसको मत देखिए, फिर आपको टाइम वेस्टिंग है बस, और कोई काम नहीं। क्योंकि लगातार कंटिन्यू देख सकते हो तो हो सकता है बोरिंग में सो, थकान में सो। तो आप लोग क्या करो, इसको रुक रुक को देख लिया करो, पार्ट पार्ट देख लिया करो। इसीलिए तो पीछे पार्ट है, देखो सबसे पहले खंड सा, खंड दा, खंड या, तो एक एक खंड देखा करो आराम से मस्त तरीके से। देखो, और जैसे हम भी कंटिन्यू लगातार पढ़ा रहे हैं तो अब हमें भी कुछ थकान महसूस हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी कह रहे हैं कि कंटिन्यू चलते आ रहा है ना, कंटिन्यू चलते आ रहा है। अच्छा, ऑफलाइन में क्या होता है जानते हो? ऑफलाइन में जैसे हम पढ़ाते हैं तो कभी कभी जैसे मान लो कुछ, जैसे आपको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो वहाँ पर कुछ 2-4 मिनट हम बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट होता है, वहाँ पर रेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, इसलिए कुछ थकान महसूस हो जाती है। क्योंकि आपको मैराथन क्लास में 2-2 घंटे की वीडियो, 1-1 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो होती है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत महसूस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग अथवा, तो उत्तर 8 और अथवा। देखो, इस मेहनत का रंग तभी लाएं, इस मेहनत के लिए देखो आप लोगों को करना क्या है, हम मेहनत करें तो आप भी मेहनत कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम तक पूरे के पूरे डाउट क्लियर होना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको सब्जेक्ट कठिन नहीं लगना चाहिए। उत्तर 8 का अथवा में क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या को लिखोगे फटाफट आर से, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, और 1.5 अपवर्तनांक वाले, तो अपवर्तनांक 1.5 यानी n बराबर 1.5, अर्थात आप लोग कह सकते हो 3/2। ठीक, अपवर्तनांक वाले गोले में एक वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी u बराबर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जा सकता है, कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जा सकता है, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग कांच के निकटतम देखा जा सकता है, ठीक है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, अपवर्तन के लिए सूत्र। देखो अपवर्तन के लिए सूत्र, अपवर्तन के लिए सूत्र ये होता है आपके पास n2v माइनस n1u बराबर n2 माइनस n1/r। ये तो अपवर्तन के लिए सूत्र आप लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर n2 हमारे पास नहीं है, तो देखो यहाँ पर n2 क्या होता है, तो n2 बराबर इसका अपोजिट, तो 2/3, इसका मतलब ये फिर माइनस में हो जाएगा आपका। हाँ, तो यहाँ पर समझना, n2 की जगह लिखोगे आप लोग 2/3 इंटू v का मान हमारे पास क्या है, तो हमें नहीं ज्ञात है, और माइनस n1 की जगह हमारे पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 इंटू u का मान क्या है हमारे पास 1 बराबर n2 का मान क्या है हमारे पास 2/3 माइनस n1 का मान क्या है 3/2, तो 3/2 पूरे के बट्टे में r का मान क्या है हमारे पास 3, r का मान क्या है हमारे पास 3। ठीक है, तो 2/3v प्लस 3/2 बराबर यहाँ पर 2 दूनी 4 और प्लस 3 3 का 9 बटे 3 दूनी 6, 6 तिया 18, इसको पक्षांतर करो, 2 दूनी 4, 3 3 का 9 और ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3v बराबर 9 4 13/18 माइनस 3/2, अर्थात ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18, तो 18 1 कम 18, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ठीक, 9 दूनी 18 27, तो घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, तो माइनस 14/18, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। ठीक,
तो ये हो जाएगा 2/3 V बराबर -7/9। यहाँ पर V को पहुँचा दो ऊपर, तो 2/3 इंटू ये हो जाएगा 9/7 और बराबर V। 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी 6, तो -6/7, अर्थात V बराबर आप लोग कहोगे -6/7। ठीक, तो -6/7 या भाग लगा दो तो 0.0 भाग ना खाई 0.60, 7×8 = 56, 7×8 = 56 बचा 4, 7×5 = 35 सेंटीमीटर। ठीक, यही हो जाएगा आपके पास आंसर, यही हो जाएगा आपके पास आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चलो आखिरी पे पहुंच गए हम लोग, कछुए की चाल से चलते रहिए, धीरे धीरे पहुंच जाओगे आप लोग। तो देखो धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए अंत में। बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट जरूर लगा देना कि आपके पास बोर्ड एग्जाम इतना नंबर लाना है तो लाना है। अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है? अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडली के लिए अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो उत्तर 9, उत्तर 9। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? जब एक कुंडली के पास दूसरी कुंडली को रखते हैं तो उन्हें बिना स्पर्श कराए अगर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अन्योन प्रेरण। जैसे मान लो कि ये दो कुंडली है और इस दो, देखो पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आपको पता पूरा लेसन पढ़ाना पड़ता है, फिर फैराडे का प्रयोग पढ़ो, फिर इस पे टॉपिक पे आओ। हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, जब दो कुंडली लेते हैं और दोनों कुंडली को संपर्क में रखेंगे तो इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण वो फ्लक्स परिवर्तन इसमें भी होता है, जिस कारण से इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें भी धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम लोग कहते हैं अन्योन प्रेरण कहते हैं। एक कुंडली अगर दो कुंडली समीप रखते हैं तो एक कुंडली के कारण अगर दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो और दूसरी कुंडली में अगर धारा प्रवाहित हो, जबकि इस कुंडली को हम लोग विद्युत स्रोत से जोड़ के रखा हम लोगों ने, ठीक है, इस कुंडली को विद्युत स्रोत से जोड़ के रखा हम लोगों ने, इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, फिर भी इस कुंडली में कुछ नहीं है, इस कुंडली को पास रखेंगे, इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण से इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, इसे कहते हैं अन्योन प्रेरण। एक कुंडली के कारण अगर दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो तो उसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। जब दो कुंडली को पास पास रखते हैं तो एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिस कारण दूसरे कुंडली में भी धारा प्रवाहित हो जाती है, इसे हम लोग अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। अब इनका कहना है अन्योन प्रेरण की गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा आपको बताते हैं कि फार्मूला क्या होता है। यम बराबर प्राथमिक कुंडली के लिए N1 ∅1/L, ठीक, या आप लोग कह सकते हो N1 ∅1/I1 N1 ∅1/I1। तो N1 ∅1/I1 यम क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक। तो अन्योन प्रेरण गुणांक यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा तथा द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा के फेरों की संख्या N2 हो, फिर समझना, अगर ये प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा ठीक, आपको यही से परिभाषा बनाओगे, फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के गुणनफल और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। फिर से एक बार, प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, ठीक, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या तथा फ्लक्स में परिवर्तन की दर के गुणनफल और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुपात को अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर? अब देखो व्यंजक, तो यम बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा द्वितीय कुंडली के लिए भी? यम बराबर क्या हो जाएगा द्वितीय कुंडली में N2 ∅2/, धारा तो वही सेम धारा रहेगी, धारा में कोई परिवर्तन नहीं है। धारा जो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है वही द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, धारा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए यम बराबर N2 ∅2/I1, ठीक, जहां यम क्या है? अन्योन प्रेरण गुणांक है। अब देखो इसी प्रकार हम लोग विद्युत वाहक बल के बारे में जानते हैं। विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में,
प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, द्वितीयक कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें विद्युत वाहक बल भी तो है द्वितीयक कुंडली में, जैसे फ्लक्स में परिवर्तन भी तो उसमें हो रहा है, तो उसमें द्वितीयक कुंडली में भी तो विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, E बराबर N2 डेल्टा फाई 2 बटे डेल्टा टी। हाँ, N2 डेल्टा फाई 2 बटे डेल्टा टी, N2 डेल्टा फाई 2 बटे डेल्टा टी। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर डेल्टा और इसको लिखते हैं N2 फाई 2 बटे डेल्टा टी, और यहाँ पर E2 बराबर डेल्टा N2 फाई 2 की जगह हम लोग यम लिख सकते हैं, तो डेल्टा यम बटे डेल्टा टी कर सकते हैं, डेल्टा यम बटे डेल्टा टी। ठीक, क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल्टा यम बटे डेल्टा टी। तो हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आई भी तो होना चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं कि I1 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फिर इनटू में 1 बटे I1 होना चाहिए, तो ये पहुँचेगा ऊपर। नहीं 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 नहीं, फिर से एक बार यम का मान रखोगे तो फिर I1 होना चाहिए, तो ये मान और ये मान मिलकर N2 फाई 2 बटे I1 ये बना आपके पास डेल्टा यम, लेकिन यहाँ पर फिर I भी तो है, समझो आप लोग, डेल्टा को डेल्टा लिखो, N2 फाई 2 को लिखो, I1 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया हम लोगों ने, तो इतना मान मिलके यम बना आपके पास, और तो ये जगह डेल्टा I1 इंटू यम, ठीक, I1 इंटू यम बटे डेल्टा टी। अब क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पहुंचा देंगे ऊपर, इसे पहुंचा देंगे नीचे, और यम बराबर मान निकालेंगे, तो यम बराबर हो जाएगा E डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी, E डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। अब इस E का मतलब E2, इसी को हम लोग अगर बटे में पहुंचाते हैं तो यम बराबर हमारे पास ये हो जाएगा E2 बटे डेल्टा टी बटे डेल्टा I1, और यही हो गया हमारे पास जो इन्होंने कहा था व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो हम लोगों ने इस प्रकार से इसे व्यंजक में प्राप्त कर लिया है। अब देखो इनका कहना है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। देखो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो आप लोग अगर अथवा करना चाहते हो तो नो का अथवा करोगे, तो हेडिंग डालोगे नाभिकीय विखंडन। तो जब किसी, देखो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जब किसी नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है नाभिक को तोड़ना, तो जब किसी भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, जब दो हल्के नाभिकों को जोड़कर भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्लियर। भारी नाभिक को तोड़कर हल्के नाभिक बनाना नाभिकीय विखंडन, और हल्के नाभिक को जोड़कर भारी नाभिक बनाना नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अनसॉल्व्ड 2022 का सेट 1 जो GA सेट है इसको कंप्लीटली खत्म कर लिया है। ठीक, अब आप लोग जो है अच्छे से अध्ययन कीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आइए, वहाँ पर देखिए कि डिस्क्रिप्शन में जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे अगर आप लोग कमेंट से करोगे तो। ठीक है, तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट मतलब सेट में। एक्सरसाइज तो नहीं, मैथ तो देखो, मैथ और मैथ भी कब कंप्लीट, मैथ की भी सेट करवाए जा रहे हैं आपके, समथिंग मैथ का सेट तो खत्म है 2023 तक कंप्लीटली खत्म है, अब नेक्स्ट ईयर 24 भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेट में। आज के वीडियो में तो इतने, जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक सेट में मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।